बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बद्दो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, साबिका डीजीआई से लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद साहब के खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए गए। जो चार्जेस फ्रेम किए गए उसमें सियासी सरगर्मी में मुलविस होना, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना है, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। इसके साथ ही साथ इसी खबर का दूसरा हिस्सा यह है कि 9 मई में जनरल फयाज हमीद रिटायर्ड की इन्वॉल्वमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ऑब्वियसली अगर ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसका काउंटर पार्ट या उसका दूसरा हिस्सा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, ऑब्वियसली वो भी इस सारे मामले से कहीं ना कहीं पर जुड़ेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले से कहीं ना कहीं पर जुड़ेगी। अब इन दोनों काउंटर पार्ट्स पे आज के शो में बात करते हैं कि इज इट पॉसिबल कि जनरल फयाज हमीद के ऊपर जो सारे इल्जामात हैं, ये जो चार्जेस फ्रेम किए गए और दूसरे पार्ट में कहा गया कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इन डेज टू कम उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर एक तरफ ये तासुर दिया जाता है कि डील या ढील या कोई मुज़ाकरात, फैसल वाउडा साहब मैंडेट तस्लीम करने की बात करते हैं, वहीं पर आज ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे शवाहिद दे दिए हैं जनरल फयाज ने इमरान खान साहब के खिलाफ। इन डेज टू कम क्या होने जा रहा है और ये जनरल फयाज वाला सारा मामला है, ये किस तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा। नाजरीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ माहिर कानून जनाब रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं और हाफिज एहसान अहमद साहब मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक इम्प्लीकेशन इसकी, इस फैसले की जो आज खबर आई है ISPR से, ऑब्वियसली एक जगह के ऊपर, लेकिन इसके कुछ लीगल एंगल्स मेरे नज़दीक बहुत अहम हैं। आज आपको आई एम श्योर की खबर आप तक भी पहुंची होगी, जनरल रिटायर्ड फयाज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल चार्जशीट कर दिया गया उनको। जरा हमें पहले समझाइएगा, बेसिक स्टार्ट करते हैं, चार्जशीट कर दिया गया का मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये चार्ज फ्रेम करना, चार्ज शीट करना जो है उसको कहते हैं, यानी फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। उसमें होता ये है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का तरीकेकार ये होता है कि जितनी एविडेंस या जितना वकूआ होता है वो मुल्जम को पुट किया जाता है और उसको कहा जाता है कि फलां दिन फलां जगह फलां टाइम आपने ये जुर्म किया और आपके खिलाफ ये एविडेंस है, आप क्या कहते हैं। तो उसमें मुल्जम से पूछा जाता है कि क्या वो प्लीड गिल्टी करता है, क्या वो इसको तस्लीम करता है। अगर वो कहता है कि जी मैं इनोसेंट हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रायल मैं करना चाहता हूं, मुझे दिफा का मौका दिया जाए, इस सारे प्रोसेस को फर्दे जुर्म कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं। और अगर इनकार कर दिया जाता है तो फिर आगे ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, सेहते जुर्म से इनकार शुरू हो जाता है। और अगर उसको वो कन्फेस कर ले, वो कहता है कि जी मैं तस्लीम करता हूं, तो फिर वो कन्फेशन के जुमरे में आता है, जिसका तरीकेकार CRPC के सेक्शन 364 में बयान कर दिया गया है कि फर्दे जुर्म को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका तरीकेकार जो है, और उसको 164 CRPC रेड विद सेक्शन 364 पढ़ा जाता है, उसका तरीकेकार उसके अंदर बताया। अच्छा रियासत में ये कोर्ट मार्शल में भी सेम कवानीन है, सिर्फ अदालती निजाम मुख्तलिफ होगा? जी, ट्रायल का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है और आर्टिकल 10A भी एप्लीकेबल होता है और ज़ाब्ता फौजदारी भी उस पे एप्लीकेबल होता है और कानून शहादत भी, यानी ट्रायल सारा प्रोसीजर वहां पे होता है। लेकिन वहां पे जो जजेस होते हैं वो ये वाले जजेस नहीं होते, वो आर्मी ही से वो होते हैं जो इस ट्रायल को कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाइए इस लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। हाफिज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत से सर, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, चार्जेस की लिस्ट है, सरगर्मियों में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल। जनरल फयाज के कोर्ट मार्शल की बात कर रहा हूँ सर, इनकी सजाएं क्या क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, ये सजाएं जो है वो वेरी करती हैं। ये 2 साल से लेके डेथ तक सजा जो है वो दी जा सकती है। अब ये है कि किस तरह एविडेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन अपना लेके आती है या किस लेवल की वो एविडेंस आती है, और उसके जितने भी टीयर्स हैं उसके अंदर सारे का सारा जो है वो आपका रेगुलर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो भी उसी तरह अप्लाई होता है जिस तरह रेगुलर आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर ऑर्डिनरी ट्रायल है, और इसी तरह कानून शहादत जो है वो भी उसी तरह अप्लाई होता है। लेकिन इसके अंदर दूसरे ट्रायल से थोड़ा सा 2 चीजें और होती हैं। इसके अंदर फर्स्ट इंक्वायरी स्टेज आती है, उस इंक्वायरी स्टेज के बाद कस्टडी आती है, कस्टडी के बाद जो है वो अगली चीज जो है वो आती है कलेक्शन ऑफ एविडेंस आती है, और फिर उसके बाद एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स आती है। और अगर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स यानी कि ये सारी चीजें उस लेवल पे चली जाती हैं कि जिससे एक जो चार्ज है उसको सब्सटेंशिएट किया जा सकता है, तो फिर जो आप
फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है वो चार्ज ऑफिशियल फ्रेम करता है और उस फ्रेम करने के बाद जो है वो जो कॉपीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि उससे पहले और उसके बाद चार्ज फ्रेम है और चार्ज फ्रेम होने के बाद उसी तरह ट्रायल जो है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर एक्यूज का राइट ऑफ लॉयर भी उसी तरह मौजूद है। वो किसी भी शख्स को वकील कर सकता है, वो उस प्रोसीजर के अंदर जो अपने क्लोज रिलेटिव्स है उनको भी उसका हिस्सा बना सकता है। वो जो एविडेंस उसके खिलाफ आएगी उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। वो अपनी सपोर्ट के लिए वर्बल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या विटनेसेस भी ला सकता है। अच्छा रियासत भाई, इसमें जो ये बज़ाहिर चार्जेस मैंने पढ़ के सुनाए हैं, जो इल्जामात हैं सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसका ट्रायल अगर एक स्पीडी ट्रायल हो तो कितनी देर में ट्रायल मुकम्मल हो जाता है यूजुअली? टाइम फ्रेम देना बहुत मुश्किल होता है, उसमें डिपेंड करता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस कब लाती है, कैसे लाती है, कितने गवाह हैं, कैलेंडर ऑफ विटनेस में उनको कैसे वो वाइंड अप करती है, फिर डिफेंस कैसे उसको जरा करती है, वो कितनी एडजमेंट लेती है नहीं लेती है, ये डिपेंड करता है कि ये ट्रायल कंडक्ट कैसे होता है। टाइम को स्पेसिफाई करना जरा मुश्किल होगा, लेकिन आर्मी एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है वो स्पीडी ट्रायल होता है एज कंपेयर्ड विद ऑर्डिनरी ट्रायल। ओके, सो मतलब कह लीजिए कि मैं रफली एक मेरा रफ सा आइडिया कि कपल ऑफ वीक्स या कपल ऑफ मंथ्स में ये ट्रायल भी कंक्लूड हो जाएगा। इस पे साकिब भाई मैं बिल्कुल कोई हतमी राय नहीं दे सकता, चूंकि इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रोड्यूस देयर एविडेंस एंड हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग द एविडेंस एंड हाउ दे गेट देयर विटनेसेस रिकॉर्डेड इन द कोर्ट, और किस तरीके से एडजर्नमेंट ली जाती है। नहीं डिफेंस कभी डिफेंस काउंसिल ना हो तो एडजर्न हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है या नहीं, ये डिपेंड करता है अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब इसके बाद मतलब मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, नाज़रीन के नॉलेज के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपसे इकट्ठी कर रहा हूँ। कोर्ट मार्शल हो जाता है, ये कंक्लूड हो जाता है ट्रायल, उसके बाद रेमेडी क्या होती है जो जिस किसी का भी कोर्ट मार्शल होता है? फिर अपील होती है, और अपील एक ही होती है, और उस अपील के खिलाफ फिर जब कोई रेमेडी नहीं होती तो फिर रिट होती है। फिर हाई कोर्ट के अंदर वो मैटर आता है और फिर हाई कोर्ट उसको देखती है कि वाकयातन ये ट्रायल जो है इसके अंदर जो आर्टिकल 10A है वो सही दिया गया नहीं दिया गया, उसको फेयर ट्रायल का मुल्जम का हक होता। वैसे तो दोनों पार्टीज का फेयर ट्रायल का राइट होता है, लेकिन चूंकि वहां पे जब ट्रायल होता है तो वहां पे बहुत सारे लेकुनाज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं, उनको फिर हाई कोर्ट जो है ना वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में देखती है और फैसला करती है। हाफिज साहब, इसमें अगली जो इसी प्रेस रिलीज के अंदर ISPR की प्रेस रिलीज है ना, इसके अंदर दो चीजें और भी हैं। कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाकयात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलव्विस होने से मुताल्लिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। मतलब 9 मई को लेकर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी जिसके इम्प्लीकेट किया जा रहा है इनको साथ, ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, ये किसी किस्म का भी यहाँ पर चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए इन पे? देखिए चीज ये है, जो चार्ज फ्रेम आया है उसके अंदर एक है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है जी, और दूसरा उसके अंदर ये है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होना, और उसका ऑफशोर था 9 मई का। अब 9 मई का जो इंसिडेंट है वो एक इंडिपेंडेंट इंसिडेंट है, और डेफिनेटली उसके अंदर जो है जो आपका मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है या आपका एक्सीड ऑफ अथॉरिटी है या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है वो तो आपकी एक ही हो सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह के इस मुल्क के अंदर 9 मई का इंसिडेंट आया या पूरे मुल्क के अंदर एक राइट्स हुए या जिस तरह आउटब्रेक्स किए गए या जिस तरह मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर गए गए, तो अगर उसके अंदर ये है कि उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर है कोई भी शख्स जो है वो उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है और वो एविडेंस इस लेवल की आती है कि जिसके अंदर जनरल फैज हमीद की या उस शख्स की कोऑर्डिनेशन है या उस लेवल पे जो है कि वो चीजें ऐसी हैं कि जिसको 9 मई से जोड़ा जा सकता है, तो मेरा ख्याल ये है कि उस केस के अंदर जो आपका अलहदा चार्ज फ्रेम होगा उसके अंदर उन सारे लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा कि जो आर्मी एक्ट की जिन्होंने वायलेशन की, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की, या पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उसके ऊपर जाके उन्होंने मॉब की सूरत के अंदर अटैक किया, या पाकिस्तान के जो शहदा के मुजस्मे थे उनको उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो जाएंगी एक से ज्यादा अशखास की तरफ जाएंगी, और अगर एक से ज्यादा अशखास की तरफ जाती है
तो अगर आर्मी ने ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर अगर कोई टॉप का शख्स भी हाई पोजीशन पे रह के अगर वो लॉ की वायलेशन करता है या मिलिट्री एक्ट की वायलेशन करता है तो उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो फिर इसी तरह अगर 9 मई के अंदर आर्मी के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है या उसके अंदर जाके रियासत के खिलाफ एक काम किया गया है या आर्मी के अंदर एक मीटिंग की गई, कोशिश की गई है, तो फिर जो भी सिविलियन उस शख्स के अंदर आएगा इस सारे प्रोसेस के अंदर मैं जरा लीगल साइड से निकल के आप सब मैं जरा लीगल साइड से निकल के ना मैं जरा थोड़ा लेट मी कम स्ट्रेट टू आर यू ट्राइंग टू से कि 9 मई को लेकर और आज की इस डेवलपमेंट को लेकर एट सम पॉइंट इमरान खान साहब को भी इस केस में शामिल तफ्तीश या मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जा सकता है उनका? देखिए, अगर साकिब प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करें जी तो पाकिस्तान के अंदर जो जजमेंट आई थी जिसके अंदर सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई नहीं किया जा सकता था, वो आई थी 23 अक्टूबर को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 4 मेंबर्स ने दी थी जी। अब वो जजमेंट जो है वो पाकिस्तान की जो एपलेट कोर्ट है यानी कि इंट्रा कोर्ट अपील के 13 दिसंबर को वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है। अब जब सस्पेंड हो गई है तो इसका मतलब ये है कि 1967 की जो 3 अमेंडमेंट्स आई थी 2D1 के अंदर, 2D12 के अंदर और सेक्शन 59(4) के अंदर जो आई थी, जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार बार वैलिडेट करती रही है या इंटर वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करती रही है, तो फिर जो भी शख्स आएगा चाहे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है या कोई पॉलिटिकल लीडर है, अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के नीचे ट्राई किया जा सकता है। रियासत अली आजाद साहब, डू यू सेकंड? हाफिज साहब, मैं ये अर्ज करूंगा इस पे जो जवाब है, ख्वाजा साहब ने पिटीशन फाइल की थी आर्मी एक्ट 1952, उसका सेक्शन 1(2)D था जिसको उन्होंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये अल्ट्रा वायरीज है और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर कर दिया। हाफिज साहब की इस बात तक मैं बिल्कुल एग्री हूं कि वो जजमेंट उसका ऑपरेशन अब सुप्रीम कोर्ट में सस्पेंडेड है। मेरी जाती राय में जो सिविलियन है उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकता। मेरी ये बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी ये राय है कि देखिए वो जो एक्ट है 1952 वो एक्सक्लूसिवली फॉर दी आर्मी पर्सनल एंड ऑफिशियल्स है, उसमें सिविलियन नहीं है। जैसे ये उसको कनेक्ट करते हैं सेक्शन 109 अमेंडमेंट के हवाले से, मेरी जाती राय में सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट में नहीं हो सकता। लेकिन ये स्टेटमेंट देखे ना, इसमें जुमले देखे, अल्फाज देखे कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की अलग से तफ्तीश जारी है, तो उसमें तो 9 मई से तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी जुड़ती है। देखिए उसमें दो बातें हैं जी। लॉ ये कि जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो 1 साल के अंदर जितने वकूए हुए हों, जितनी FIR, जितने अकरंस हुए हों, उनका फर्दे जुर्म एक ही होता है, उनका चार्ज एक ही फ्रेम किया जा सकता है। अभी जिसकी बात कर रहे हैं केस की हद तक, तो इसका मतलब है कि 173 की रिपोर्ट जो चालान जिसको हम बोलते हैं वो दाखिल हो गया है, इसका ट्रायल शुरू हो गया और दूसरे की अभी तफ्तीश हो रही है, तो इसका मतलब है कि अभी तक उसका चालान नहीं है, उसकी रिपोर्ट नहीं है, उसकी एविडेंस नहीं है, लिहाजा उसको इसके साथ अभी खिलाफ नहीं किया जा सकता। आप सब जरा इसको थोड़ा सा मजीद आसान करना चाहूंगा। ये तो बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, पॉलिटिकल वर्कर, आम एक्टिविस्ट जो 9 मई में गिरफ्तार किया गया है, जो अभी भी जेलों के अंदर हैं, एट सम पॉइंट उनको भी मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जा सकता है? नहीं, उनके तो ऑलरेडी जो है वो 103 लोग थे जिनका मिलिट्री ट्रायल जो है वो हो चुका है, और उसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शॉर्ट सेंटेंस के अंदर या उन्हें एक्विट कर दिया गया है। अब 85 लोग ऐसे हैं कि जिनके ट्रायल्स मुकम्मल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जितनी देर तक हम फैसला नहीं करते आप उतनी देर तक उनकी सेंटेंसेस को अनाउंस नहीं करेंगे। ऐसे ही है। तो मीनिंग देयर बाय ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हर वो शख्स जो है अगर मिलिट्री कोर्ट की मिलिट्री लॉज की वायलेशन या आर्मी एक्ट की या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की करता है, फौज के साथ जो रिजर्विंग है उनके साथ मिलके या रिटायर्ड के साथ मिलके या आर्मी इंस्टॉलेशंस के नोटिफाइड एरियाज है उनके ऊपर अटैक करता है जो 2D12 के मुताबिक है, उसको आप लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त ये है कि आप उसको कुछ किए हुए हैं, और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो लोग आएंगे उनको भी आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर कर लेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरी गुजाती ऑब्जर्वेशन है, 1975 से लेके जो 23 अक्टूबर की जजमेंट उससे पहले तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स आई हैं उन्होंने कभी भी सिविलियंस के ट्रायल को अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स नहीं कहा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो आर्टिकल 10A है उसकी वायलेशन नहीं कहा, और ना ही उसे डिस्क्रिमिनेशन कहा है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अगर उसके अंदर राइट ऑफ अपील मौजूद नहीं है
तो उसको जो है वो आप एज ए फोरम के तौर पर हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ द लैंड ये है कि सिविलियंस जो है जब वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है उसके बाद सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है। और सिविलियंस दो तरह के हैं, एक वो सिविलियंस है जो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो भी सिविलियंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और दूसरे वो है कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं या पाकिस्तान के शहरी नहीं है और वो पाकिस्तान के मिलिट्री एक्ट की वायलेशंस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, इस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे लेकर चलेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फयाज हमीद का जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट के अंदर वो सिविलियन हो रहा है दिस मोमेंट सिंस ही इज रिटायर्ड। नहीं, इस वक्त उनके ऊपर दो चीजें हैं। एक उनके ऊपर चीज ये है कि एज ए सर्विंग DGISI जो है उन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है या एक्सीड ऑफ अथॉरिटी की है। और दूसरा उनका ये है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो है या रिटायरमेंट से पहले उन्होंने उस पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर हिस्सा लिया है कि जो एक्टिविटी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर या पाकिस्तान आर्मी का जो डिसिप्लिन है वो अलाउ नहीं करती। तो दूसरी सूरत के अंदर ये है कि जो भी उनके साथ इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा, चाहे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, या आम को पॉलिटिकल वर्कर है, या उसके बाद वो आम शख्स है, अगर उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस जो है वो अवेलेबल आ जाती है इस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर जो है, तो पाकिस्तान का आइन और कानून जो है वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप उसके खिलाफ मिलिट्री एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स जो है वो चला सकते हैं। और उस प्रोसीडिंग से अगर आप मुतमिन नहीं है तो उसको आप जो है वो अपील भी कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट की उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए सेक्शन 132 के नीचे। फिर भी मुतमिन नहीं आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, फिर भी मुतमिन नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं 185 के नीचे, और फिर भी मुतमिन नहीं है तो आप आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें साकिब वो हैं जो पिछले 52 साल से सुप्रीम कोर्ट की एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, और कोई भी आपको एक जजमेंट ऐसी नहीं मिलेगी जिसके अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये 23 अक्टूबर वाली निकाल दे जिसके अंदर उन्होंने सिविलियंस के ट्रायल को अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। रियासत अली आजाद साहब, इसका मतलब यह है कि फिर तो और भी बहुत सारे नाम इन डेज टू कम सामने आएंगे। ऑब्वियसली जनरल फयाज के ऊपर जो इल्जामात हैं वो अकेला बंदा तो नहीं ना कर सकता, उसमें और भी लोग शामिल होंगे, ऑब्वियसली साथ एक नेटवर्क या और भी लोग होंगे। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इट वुड बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरी जाती राय में पैरेलल जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान में नहीं हो सकता। सिविलियन के लिए बिल्कुल अलग से एक लॉ मौजूद है और उनके ट्रायल हो रहे। मेरी जाती राय है, मेरी गलत हो सकती है, लेकिन मेरी जाती राय के मुताबिक जो सिविलियन है उनका ट्रायल वहां पे नहीं हो सकता। मैंने जैसे अर्ज किया कि पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जो आपकी पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम है उसको आउटसोर्स करने वाली बात है कि अगर सिविलियन के ट्रायल भी वहां होंगे तो फिर तो सारी जुरिस्डिक्शन जो इन कोर्ट्स के वो ऊस्ट हो जाएगी। तो मेरी जाती राय में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं बात अगली कर रहा हूं कि इसका मतलब है कि डेज टू कम जनरल फयाज साहब के साथ और नाम भी आ सकते हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक अकेला बंदा तो नहीं ये सब कुछ कर सकता था ना, ऑब्वियसली साथ और लोग भी होंगे। देखिए ये आपने बड़ा कंपाउंड क्वेश्चन आपने कर दिया है और आप कंपोज ही जवाब देंगे। मैं जानता हूं कि आप कंपोज ही जवाब भी देंगे। आप कोर्स अकेला नहीं कर सकता, तो क्या ये सिर्फ सिविलियन और वो वहां से एक शख्स है आर्मी का? दैट इज एग्जैक्टली कंपाउंड क्वेश्चन है ये। मैं नहीं कह सकता, ये तफ्तीश बता सकती कि हाफिज साहब हमारी मदद कर सकते हैं, एहसान साहब हमारी मदद कर सकते हैं इसमें। एक है ख्वाहिश जी और एक है लॉ और एक है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जी। अब ख्वाहिश ये हो सकती है कि सिविलियन जो है उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो लॉ पास कर सकती है और दुनिया के कई ममालिक के अंदर जो है हर मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज मौजूद है, उसमें से 35 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस को ट्राई किया जाता है, कई जगह स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं। और किसी भी मुल्क के अंदर जो मिलिट्री लॉज के नीचे मिलिट्री कोर्ट्स बने हैं उसकी सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उन्हें नलिफाई या अल्ट्रा वायरीज नहीं कहा, क्योंकि हर चीज का स्पेशल लॉ होता है और उसके नीचे स्पेशल जुरिसडिक्शन दी जाती है। देखिए आपका ड्रग कोर्ट्स उसका स्पेशल लॉ है, स्पेशल जुरिसडिक्शन है। फिर ये हम नहीं कह सकते कि पैरेलल सिस्टम है। ANF है उसका स्पेशल लॉ है, स्पेशल जुरिसडिक्शन है। कस्टम्स है उसका स्पेशल लॉ, स्पेशल जुरिसडिक्शन है। इसी तरह जो आपके कंज्यूमर लॉ है उसका स्पेशल लॉ, स्पेशल जुरिसडिक्शन है। तो इस तरह आर्मी एक्ट के अंदर सिविलियंस अगर फौज के अंदर किसी को जो सर्विंग है
या फौज का रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो आर्मी के खिलाफ म्यूटिनी करता है या रियासत के खिलाफ काम करता है, चाहे वो सर्विंग है या रिटायर्ड है। अभी तो जो अमेंडमेंट आई थी उसके अंदर ये आया था 2023 के अंदर कि 5 साल तक आप किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर एज ए रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते। तो अगर लॉ जो है वो बाइंड करता है पाकिस्तान के आर्मी मैन को, और उसके बाद बाइंड ये करता है कि अगर सिविलियंस भी उन लॉ की वायलेशन करते हैं तो आप उससे ट्राई कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के कानून और उसी आइन के नीचे आर्टिकल 8 के नीचे जो आपके तीनों लॉज हैं, जो आर्मी एक्ट है या एयरफोर्स का लॉ है या नेवी है, उनको शेड्यूल 1 के अंदर प्रोटेक्शन भी दी गई है। और दूसरा उसके अंदर ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि कभी भी किसी जजमेंट के अंदर सजा तो सेट असाइड की जा सकती है, सजा अपहोल्ड की जा सकती है, लेकिन इस 2023 की जजमेंट से पहले आज तक ये जो अमेंडमेंट्स थी जिनके नीचे सिविलियंस को या जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे वो अगर अंदर से या बाहर से करते, उनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा। तो दूसरे सवाल का दूसरा हिस्सा जो जनरल फैज साहब के ऊपर ये जो इल्जामात हैं जिस पे चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, ऑब्वियसली ये वन मैन शो तो नहीं हो सकता ना कि सब कुछ करना। डेफिनेटली इसी तरह है कि इवन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है उसका भी तो कोई बेनिफिशियरी होगा ना, या किसी के खिलाफ एक्सरसाइज की गई होगी। और इसी तरह अगर आर्मी का 9 मई का इंसिडेंट, ये छोटा इंसिडेंट नहीं है, और अगर उसके अंदर आपका एक फॉर्मर जनरल इन्वॉल्व है या उस तरह की एविडेंस है और सबको ये पता है कि वो एविडेंस मिलिट्री कोर्ट से निकल के आपकी हाई कोर्ट के अंदर आएगी, और आपकी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ एविडेंस है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी होती हैं कि जो मेरा ख्याल है आपका पुलिस के पास वो इन्वेस्टिगेशन की वो पार या वो एक्सपर्टीज नहीं है जो आर्मी के अंदर आती है। और इसलिए जो आपने कुलभूषण का केस देखा होगा कि इस वक्त हमारी जो मिलिट्री कोर्ट्स है उनकी रैंकिंग दुनिया में 7वें नंबर पे है जी, और उस केस में भी उन्होंने कुलभूषण के खिलाफ जो सजा थी उसे सेट असाइड नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि कुलभूषण को एक एक्सटर्नल राइट ऑफ अपील दे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, लेकिन कुलभूषण ने उस राइट ऑफ अपील को जो था वो एक्सरसाइज नहीं किया था। तो लिहाजा सिर्फ ये कह देना कि जी सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा सकता, मेरा ख्याल है कि ना लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, और दूसरा ये है कि मैं जाते जाते अफसर फिर वही सवाल पुटअप करूंगा। मैं जाते जाते ठीक है, मुत्तफिक मैं जाते जाते फिर एक ही सवाल पुटअप करूंगा। दिस कैन नॉट बी वन मैन शो। इसका मतलब है इन डेज टू कम मजीद नाम भी सामने आएंगे। आप साहब जी बिल्कुल आएंगे। देखिए बात यह है कि अगर कॉन्स्पिरेसी आई है या एक मैसिव किस्म का इंसिडेंट आया है जो 9 मई का पूरे पाकिस्तान के अंदर 200 से ज्यादा आउटब्रेक्स आई हैं, 62 गवर्नमेंट की या मिलिट्री इंस्टॉलेशन की बिल्डिंग्स पे एक्शन हुआ है, और उसके अंदर ये है कि आपके जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं वो आपके सैकड़ों उसके अंदर है, तो कोई ना कोई चीज तो उसके अंदर इंस्टिगेशन होगी, और अगर वो इंस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाती है और कोई ना कोई उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी कनेक्शन जो है या उसको प्रूव करना जो है वो एक प्रोसिक्यूशन का काम है। और ये नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर मामला खत्म होगा, ये मामला बाहर भी आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस दी गई है वो विद इन द लॉ है या नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि आर्मी के अंदर ट्राई नहीं किया जा सकता, मेरा ख्याल है कि ये लीगली जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो सस्पेंड हुई है। आपका शुक्रिया रियासत अली आजाद साहब, आपका शुक्रिया। नाज़रीन अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब और मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब। सिंस 9 मई के ऊपर बात की गई है आज के जनाब 9 मई को लेकर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, तो इसके ऊपर आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसका पॉलिटिकल एंगल जो है वो बहुत रेलेवेंट हो जाता है। नईम हैदर पंजोता साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज की जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिए गए, बट इसी खबर का सेकेंड पार्ट जो था वो स्पेसिफिकली 9 मई से जुड़े वाकयात को लेकर तफ्तीश जारी है। किस हद तक अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बिकॉज इल्जामात तो 9 मई के सारे आप लोगों पर ही। देखिए मैं ये समझता हूं कि सारे मामले को यूं नहीं करना चाहिए, साइड लेकर और आप मुसलसल इस तरह की बात करनी। जुडिशल कमीशन कर रहे थे तमाम हकायक सामने आ जाए, कौम के सामने आ जाए कि किसके पास किसने हमला किया, कौन लोग थे, कौन उसमें शामिल किए गए, कौन उकसाए गए, किसका कार था, इमरान खान का कितना रोल था, इमरान खान ने क्या जलाओ गिराओ आग लगाने की बात की थी, क्या उसने हमले की बात की थी, क्या वाकई हमला किया गया या वहां पर पीटीआई के रहनुमा रोक रहे थे, या अगर किसी बंदे ने कोई चीज उठाई थी या किसी ने कोई मामला किया था तो उसकी कितनी सजा बनती है, कितनी नहीं, वो सारी चीजें सामने
लेकिन एक एकतरफा कार्रवाई करते हुए इतने ज्यादा केसेस बनाए गए। लेकिन अगर देखा जाए तो सबूत के तौर पर, तो जब हाई कोर्ट में लाहौर भी समाअत हुई तो मैं नहीं देखा कि वहां पर कोई ऐसी एविडेंस पेश की गई हो, जबकि अदालत ने ये कहा कि आपने जो केस बनाया और इमरान खान का रोल बना रहे हैं और आपने गिरफ्तारी भी डाल दी, तो आप हमें बता दें कि क्या आपके पास एविडेंस है। तो वहां पर प्रोसिक्यूशन मुकम्मल नाकाम रही। इस्लामाबाद के अंदर 3 केसेस में खान साहब की बरीयत इस बुनियाद के ऊपर हुई 9 मई के केसेस के अंदर कि इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह की सारी सूरत हाल के अंदर ये कह देना कि साहब यहाँ पर I'm sorry for interruption, लेकिन यहाँ पर कैनवस बहुत बड़ा हो गया है। एक रिटायर्ड डीजी आईएसआई का कनेक्शन कुछ इस किस्म के वाकयात से एस्टैब्लिश किया जा रहा है या खबरें आ रही हैं कि इस पर तफ्तीश जारी है। जब वजीर आजम आपकी गवर्नमेंट के थे, वजीर आजम आपकी जमात से थे, सो ये हालातों वाकयात का कैनवस बहुत चेंज हो गया ना। कोई इंटरेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा या कोई शवाहिद ऐसे आएंगे जिनके ऊपर तफ्तीश की जा रही है, तो कैनवस बहुत बदल गया ना। खैर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर फौज, आर्मी, जिस तरह से मुख्तलिफ डिक्टेटर्स आते रहे और मार्शल लॉ भी लगते रहे, कभी याहिया हो, कभी अयूब हो, कभी कोई हो, तो ये सूरत हाल तो हम देखते रहे। मुशर्रफ साहब को भी देखा। तो मेरा ख्याल में ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बंद होनी चाहिए। आज भी KMPM के रहनुमा फरमा रहे थे कि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट का जो है रोल वो नहीं रिजेक्ट किया जा सकता, रोल होना चाहिए। रोल मेरा ख्याल में अगर सिक्योरिटी की हद तक हो, दिफा की हद तक हो, या जो एक आइन उनको एक रिस्ट्रिक्शन देता है गवर्नमेंट के वो नीचे होते हैं, तो वो रोल हो तो फिर तो ठीक है। जहां पर आपने फैज साहब की बात की है, फैज साहब के हवाले से मैं मौक़िफ़ रखूंगा कि देखिए 9 मई के हवाले से उन्होंने बात की कि फैज साहब का उसके अंदर भी या मुख्तलिफ शवाहिद मिल रहे हैं या जुड़ रहे हैं या तफ्तीश जारी है। हाँ। तो चार्जशीट उनके ऊपर अगर कोई लगाई गई है तो वो चार्जशीट पब्लिक भी की जाए, वो चार्जशीट बताई जाए कि क्या एविडेंस है इमरान खान के खिलाफ, क्या एविडेंस है 9 मई के हवाले से, क्या एविडेंस है। और दूसरी ये चीज है कि आपने कब से डीजी साहब को पकड़ा हुआ है, डीजी साहब को, फैज साहब को, तो आप तमाम शवाहिद जो हैं अब तक मेरे ख्याल में आपके पास आ जाने चाहिए थे। जब 9 मई के ऊपर भी आप कहते हैं नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, हाँ। और आपने अगर तफ्तीश 2 घंटों में, 4 घंटों में, 10 दिनों में, 20 दिनों में, महीने में, 2 महीने में या 4 महीने में फैज साहब से नहीं की, तो मेरा ख्याल में फिर 10 साल में कैसे आप कर सकते हैं। तो फिर तफ्तीश तो मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो है आर्मी है वो एक इतनी जबरदस्त है कि किसी से भी कोई तहकीक तक पहुंच रहा हो तो वो पहुंच जाता है। लेकिन ये बात गलत है कि अगर किसी इदारे के एक सरबराह जो है वो किसी एक पार्टी या उसकी पार्टी के चेयरमैन से कोई रखता है, गुस्सा रखता है, तो वो ये कह दे कि जनाब इसके ऊपर अली गौर साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लें। बलोच साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, व्हाट नेक्स्ट? इसमें तो अब ये 9 मई के ऊपर तफ्तीश अभी जारी है, चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए फैज हमीद साहब के ऊपर। 9 मई को लेकर पुरतशद्दुद वाकयात पे तफ्तीश जारी है। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो जाहिर है इन केसेस के ऊपर तफ्तीश जारी भी है और तफ्तीश के काफ़ी मराहल जो है वो मुकम्मल भी हो चुके हैं। ओके। और पहले ये कहते थे कि CCTV की जो मतलब वीडियोस हैं वो क्यों नहीं आई सबूत के तौर पर। जाहिर है अब वो भी मंजर आम पर आ गई, लोगों के सामने भी आ गई और इन लोगों ने भी देख ली और अदालतों के सामने भी आ गई। और आपने देखा कि 9 मई के बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हैं। खास तौर पर फैज हमीद साहब का गिरफ्तार जो होना है और उनके ऊपर भी जो है वो चार्जेस आपने जिस तरह आपने प्रोग्राम की वसात से बता रहे हैं कि फ्रेम हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये तमाम जो पूरा 9 मई का सिलसिला है ये अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है, जो अदालती मामला चल रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन के मामला हैं। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस तरह की ऑडियो वीडियो, जिस तरह के सबूत आए और ख़ास तौर पर बानी PTI का वो बयान जब वो लाहौर से चले थे और जब हाई कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था तो फिर हम मुल्क में मतलब ये कुछ होगा। वो एक ओपन धमकी थी और वो पाकिस्तान की रियासत को थी और पाकिस्तान की स्टेट को वो धमकी थी और वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। वो तो वीडियो उन्होंने खुद रिकॉर्ड करवाई और खुद दी। और उससे पहले जो लोग उनके वारंट वगैरह या समन वगैरह उनकी वो देने आते थे उनके ऊपर जिस तरह से पेट्रोल बम फेंके जाते थे, फिर अभी के पुरतशद्दद वाकयात देख लें। और 9 मई का तो जाहिर है जो वाकया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद घनौना वाकया है।
जिसमें कि एक खास इदारे की तनसीबात को टारगेट किया गया, जिस तरह से कि पाकिस्तान के दुश्मन टारगेट करते हैं, वो तरीका अपनाया गया। I'm sorry बलोच साहब, कट कर रहा हूं आपको, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि जनरल फैज की उन मामलात में तफ्तीश जारी है। मेरे लिए अलार्मिंग बात सबसे ज्यादा ये है। जी बिल्कुल, देखें मैं समझता हूं कि ये हमारी पाकिस्तान की अफवाज का बड़ा एक ट्रांसपेरेंट किस्म का फोरम होता है, और जहां पर जाहिर है कि जो आर्मी से रिलेटेड लोग हैं उनको जब शामिल तफ्तीश किया जाता है तो उसका एक प्रोसीजर है जी, और उसमें ना ही किसी को के साथ बेइंसाफी की जाती है और ना ही किसी को कोई रिलीफ दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि जाहिर है कि अगर वो इन चीजों में मुलव्वस होंगे, देखें ये तो कोई, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई फौज का बंदा हो, चाहे कोई सिविल सर्विस या दीगर इदारों का बंदा हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी घिनौनी साजिश में मुलव्वस है, वो इस काबिल नहीं है कि उनको स्पेयर किया जाए, और ना ही हमारा जो मुल्क है ये बार बार मुतहम्मिल हो सकता है। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से एक पार्टी की तरफ से बार बार जब भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, नाम ये लेते हैं कि हम पुरअमन करेंगे, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स जब ये अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं तो वो हमेशा पुरतशद्दद ही होता है। नाज़रीन, नईम हैदर पंजोता साहब और अली गौर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे लेकर चलेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होते हुए आर यू गाइस कंसर्न्ड के 9 मई पे जनरल फैज की इंक्वायरी हो रही है? आर यू गाइस इवन कंसर्न्ड? देखिए, मैंने खान साहब से बात की, मैंने जब ये मामला हुआ था फैज वाला, और मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट चल रही है, क्योंकि बाहर डेफिनेटली एक एक चीज जो है उनको नहीं पता होती, तो मैंने उनको तफसील से बताया था कि इस तरह है वो, क्योंकि कुछ अलामी जारी हुए थे। तो खान साहब ने आगे से रिस्पॉन्ड किया था। वो बड़ा ही होता है ना कि एक बड़ा पुर इत्मीनान, और जिस बंदे को अल्लाह ताला पे भरोसा और पता हो कि उसकी नीयत साफ है, उसका माजी है वो साफ है, उसमें कोई दाग नहीं है, तो वो बिल्कुल उस बंदे को कोई घबराहट नहीं होती। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, इन्होंने तो पहले भी एक यकतरफा जो है वो कार्रवाई की हुई है कि 9 मई वाला एक मलबा हमारे ऊपर डाला जा रहा है, और एक समझो कि एक ट्रैप था कि मुझे अगवा जिस तरह से किया गया हाई कोर्ट से, कॉलर से पकड़ कर लेकर गए, तो उस पर लोगों ने एहतजाज के लिए निकलना था। और इमरान खान तो हमेशा कहते रहे कि जनाब मेरे सामने आप वारंट गिरफ्तारी लेकर आए, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगवा करेंगे एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, मुस्लिम उम्मा के लीडर को, जिसके साथ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल है, आवाम की सपोर्ट हासिल है, तो फिर डेफिनेटली लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे। इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात कर रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल इस हवाले से रिलैक्स हैं। फैज हमीद साहब के हवाले से जो इनके जो है सवालात हैं, या उनके हवाले से जो कोई ये रखते हैं कि उनकी किसी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट थी मामलात के अंदर, या उन्होंने अपनी जो है ताकत का गलत इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई तफ्तीश हो, और तफ्तीश के मुताबिक अगर वाकई वो कसूरवार पाए जाते हैं तो डेफिनेटली हम तो नहीं कहेंगे कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात जो होनी चाहिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए पूरी। बलोच साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो कोई भी इन्वॉल्व हो। देखें, बुनियादी तौर पर बिल्कुल जाहिर है कि इसमें जो लोग मुलव्वस हैं और जो लोग गुनहगार हैं उनको बिल्कुल अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए, और किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हम भी बेशक वो इमरान खान हो, वो कोई हो, मैं हूँ, आप हो, इमरान खान हो, किसी और पार्टी की लीडर, कोई लीडर हो, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हद तक चला जाता है, जो पाकिस्तान के शोधा के मुजस्मों को तोड़ता है, जो KPK के रेडियो स्टेशन को आग लगा देता है, जो MM आलम के जहाज को आग लगा देता है, कोर कमांडर हाउस के साथ ईंट से ईंट बजा देता है, और जो इन चीजों में मुलव्वस है वो तो किसी रियायत का मुस्तक है ही नहीं। सर वो इंक्वायरी से आइडिया होगा ना, सरगोदा की तनसीबात जो है उनको किस तरह से तोड़ा फोड़ा गया, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ सिलसिला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये और जितना सिंपल ये कहा जाता है, इनकी जो फ्रंट लाइन की लीडरशिप है जी, वो तमाम की वीडियो और ऑडियो पूरी दुनिया ने सुनी है, और कमाल इनका इनकार है कि ये कहते हैं कि ये सारे, और बड़ी हैरानगी वाली बात है, एक तरफ ये कहते थे कि जब वो लोग आ रहे थे तो उनको गोली क्यों नहीं मारी गई, रोका क्यों नहीं गया, और आज ये कहते हैं कि हमारे लोगों को गोलियां लग गई हैं।
तो देखें अच्छा बलोच साहब, अब यहाँ पे जाते जाते ज़िमनी सवाल, जाते जाते ज़िमनी सवाल, गोलियां लगी हैं इनके लोगों को? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई स्टेट ने तो बड़ी अच्छी हिकमत अमली बनाई, ये लाशों पर सियासत करने के लिए आ रहे थे, इनको बिल्कुल कोई नहीं मारा। अलबत्ता जितना इनके पास असला था और इनकी रविश है, ये जरूर हो सकता है कि इन्होंने अपने असले के साथ कुछ लोगों को खुद ही टारगेट किया होता। अल्लाह रहम करे, इस तरह हो नहीं सकता, इस तरह हो नहीं सकता। बलोच साहब आपका शुक्रिया, नहीं पंजोता साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा इस दुआ के साथ कि कोई भी डेवलपमेंट हो, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से हो, पाकिस्तान की सियासत से हो, इकॉनमी से हो, एनी एंड एवरी डेवलपमेंट, एंड रिजल्ट आपके और मेरे मुल्क के हालात बेहतर होना हो। किसी को भी सजा आ रही हो, कोई जुर्म करता है उसकी सजा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, साफ और शफाफ होनी चाहिए, और उसके बाद सजा होनी चाहिए। और अगर किसी का कोई जुर्म नहीं है तो फिर किसी को भी, बेगुनाह को, मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए एट एनी लेवल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।